अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। चलिए हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है नेचुरली उसके हमारे पास सोर्सेज कौन से हैं, कहाँ से ऑर्गेनिक कंपाउंड इनको हासिल किया जा सकता है। लेक्चर फ्लो हमारा आ जाएगा सोर्सेज एंड देयर ओरिजिन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है नेचुरली बनते किन चीज़ों से हैं। फिर उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हमने पढ़ने हैं डिटेल में कोल और नेचुरल गैस। कोल की फार्मेशन में मॉडिफाइड फॉर्म कैसे बनती है, उसके रिजर्वायर पाकिस्तान के अंदर कितने रिसोर्सेज हैं कोल के, और पाकिस्तान के अंदर उसको कहाँ कहाँ पर जो है वो यूज़ किया जाता है, ये आज हमने यहाँ डिस्कस करना है। नेचुरल गैस जो है इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से बनती है और कैसे ये हासिल की जाती है। पहले नंबर पर हम अपने पॉइंट की तरफ आते हैं, सोर्सेज एंड देयर ओरिजिन। एक आइडिया के मुताबिक ये कहा जाता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान आया था, अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को नेस्त नबूद कर दिया था, तो उस वक़्त जो भी प्लांट्स इस ज़मीन के ऊपर मौजूद थे और एनिमल जो इस ज़मीन के ऊपर मौजूद थे, सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी, सवाए उन चीज़ों के जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के अंदर सवार थे। और सैलाब की वजह से इन प्लांट्स और एनिमल के ऊपर जो थी मट्टी की तह बनना जो थी वो शुरू होगी। और अब तक उस वाक़े को मिलियंस ऑफ ईयर गुजर गए और हम जानते हैं कि हर मरतबा जो है वो सैलाब भी आता है, आंधियाँ भी आती हैं, तूफ़ान भी आता है। और अगर हम उस जगह को जहाँ पर मट्टी की तह बन रही है साफ़ ना करें तो उसके ऊपर एक इस तरह से स्टोन लाइक मटेरियल जो है तह दर तह जो हमारे पास रॉक्स जो बनना शुरू हो जाती हैं। और इन रॉक्स की वजह से प्लांट और एनिमल जो थे वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट हो गए, जिनको हमने पढ़ना है कोल, नेचुरल गैस और इसके अलावा पेट्रोलियम है, तो उसको भी हम कल नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। जब भी किसी जानदार की डेथ होती है, कोई भी लिविंग थिंग जो है उसकी डेथ हो तो उसको डीकम्पोज किया जाता है, वो टूट फूट का शिकार हो जाती है और डीकम्पोजर जो हैं उसको तोड़ते हैं। और डीकम्पोजर जो मोस्टली एक्ट करते हैं उनमें आ जाता है बैक्टीरिया प्लस फंजाई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि प्लांट और एनिमल जो उस वक़्त मरे होंगे, उस वक़्त जो है नेस्तो नबूद हुए होंगे, तो लाजमी तौर पर ज़मीन के नीचे बैक्टीरिया और फंजाई ने उनको खाना जो है शुरू कर दिया होगा और इस तरह से वो डीकम्पोज हुए होंगे और इनके अंदर जो था वो तब्दीली आई होगी बायो केमिकल रिएक्शन। इस बायोकेमिकल रिएक्शंस की वजह से ये प्लांट और एनिमल जो थे वो इन कंपोनेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। लेकिन बायोकेमिकल रिएक्शन के साथ साथ कुछ और कंडीशन जो थी वो यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जैसे इस रॉक का यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा वेट रहा होगा, जिसको हम काउंट करते हैं प्रेशर। मौसम की तब्दीलियों की वजह से, सूरज की रोशनी की वजह से यहाँ पर जो है वो हाई टेम्परेचर भी एग्जर्ट हुआ होगा, तो ये भी हमारा एक फैक्टर आ जाता है। इन बायोकेमिकल रिएक्शन में प्रेशर और हाई टेम्परेचर ने भी अपना रोल प्ले किया हुआ होगा, जिस वजह से ये हमारे पास जो था वो प्लांट और एनिमल जो थे वो कन्वर्ट हो गए। एक्चुअली ये लिविंग प्लांट या एनिमल नहीं थे, जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनके बचे हुए हिस्से जो थे उनको कोल, नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो सोर्सेज जो हमारे पास कोल, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है, अगर हम उनके ओरिजिन की बात करते हैं तो हम कहते हैं दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो कन्वर्ट हो गए फ्यूल के अंदर। फॉसल से आगे फ्यूल बने हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इन सोर्सेज को, यानी ये जो फ्यूल है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, इनका सोर्स क्या है हमारे पास फॉसल्स हैं। अगर फॉसल्स को हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग थिंग। जब जानदार कोई भी हो, कोई भी जिंदा चीज़ मर जाए
तो उसके बाद उसके जो बाकियात रह जाते हैं, हड्डियाँ रह जाएंगी, पत्ते और लकड़ी रह जाएगी, तो वो हमारे पास जो हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस के बाद फॉसल फ्यूल के अंदर जो थे वो कन्वर्ट हो गए। तो ये हमारे पास इनका आ जाता है ओरिजिन। अब ये ऐसा नहीं है कि आज जानदार मरा है तो 2 दिन के बाद जो है वो फ्यूल के अंदर, फॉसल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, नहीं। डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फॉर बीइंग कन्वर्टेड इनटू फ्यूल, फ्यूल में कन्वर्ट होने के लिए। और अब जो है अगर ये ऐसे ही बने हुए हैं तो उनमें पहले नंबर पर आ जाता है हमारे पास कोल। यहाँ पर जो प्लांट थे, लाजमी तौर पर प्लांट की जो है वो वुड हमारे पास मौजूद थी, उस वुड के ऊपर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन अंडर हाई टेम्परेचर है, प्रेशर जो है वो रूनुमा हुए होंगे। तो इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ बायोकेमिकल रिएक्शन, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये वुड जो थी वो कन्वर्ट हो गई होगी हमारे पास कोल की फर्स्ट फॉर्म, जिसको नाम दे दिया है टीट का। ठीक है, वुड जैसे ही डीकम्पोज होती है, जैसे हम कह सकते हैं कि गल सड़ जाएगी, तो वो एक कोल की फॉर्म टीट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास कोल की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। कम से कम इस प्रोसेस को जो है वो 500 मिलियन ईयर लगते हैं, 500 मिलियन ईयर्स। इतना प्रोसेस होने में नहीं, बल्कि नेक्स्ट जो उसकी मॉडिफिकेशन होनी है ना, फॉर्मेशन तो होगी कोल की, उसकी मॉडिफाइड फॉर्म बेहतरीन हालत के अंदर हमने देखना है कि वो कैसे कन्वर्ट होता है। तो जो पीट बन जाती है, पीट जो है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के ज़रिए से बनती है, लकड़ी गल सड़ जाएगी, बैक्टीरिया फंजाई इसको डीकम्पोज करना शुरू कर देंगे। लेकिन इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से पीट जो था उस पर हाई प्रेशर भी एग्जर्ट होता रहेगा और टेम्परेचर भी एग्जर्ट होता रहेगा, और पीट एक मॉडिफाइड फॉर्म जिसका नाम होता है लिग्नाइट, यानी अच्छी क्वालिटी की कोल के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा। लिग्नाइट जो है वो हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। अगर लिग्नाइट हम इस ज़मीन में से, इस रॉक में से कानकुनी करके, माइनिंग करके निकालते नहीं हैं, नीचे ही रहने देते हैं, तो लिग्नाइट के ऊपर भी अभी हाई प्रेशर एग्जर्ट हो रहा था। तो इस प्रेशर की वजह से लिग्नाइट जो कन्वर्ट हो जाएगा बिट्यूमिनस के अंदर। ठीक है, तो ये भी कोल की एक अच्छी क्वालिटी है। पीट से अच्छी क्वालिटी लिग्नाइट बनी, लिग्नाइट से फिर वो बिट्यूमिनस कोल जो है उसके अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। और अगर बिट्यूमिनस कोल हमारे पास ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहता है तो बिट्यूमिनस के ऊपर भी प्रेशर की एग्जर्ट होने की वजह से, एग्जर्शन से ये कन्वर्ट हो जाता है एंथ्रासाइट के अंदर। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि रॉक लाइक, स्टोन लाइक हमारे पास एक कोल की कैटेगरी है। तो ये वुड से पीट बनता है, लिग्नाइट बनता है, बिट्यूमिनस बनता है, और एंथ्रासाइट, वुड जो थी वो हमारे पास एंथ्रासाइट बेस्ट क्वालिटी कोल के अंदर कन्वर्ट होने के लिए एटलीस्ट 500 मिलियंस ऑफ ईयर का टाइम जो है उसको दरकार होता है। अब अगर हम लोगों से पूछा जाए कि कोल की इन्फीरियर क्वालिटी कौन सी है, इन्फीरियर लो क्वालिटी जो है वो कौन सी है, सस्ता कोयला कौन सा है, या घटिया, ये कम परसेंटेज वाला कोल कौन सा है, तो वो पीट है। और अगर पूछा जाए सुपीरियर पूछा जाए, सुपीरियर क्वालिटी, सुपीरियर कहते हैं हाई क्वालिटी को, हाई क्वालिटी ऑफ कोल पूछा जाए तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास एंथ्रासाइट। मेट्रो क्लास के अंदर आपने पीट, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस और एंथ्रासाइट जो उसकी परसेंटेज भी पढ़ी थी कि इनमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट के अंदर, इस वजह से ये सुपीरियर क्वालिटी कोल है। और जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पर लोग अपने घरों के अंदर जो कोल जलाते हैं
वो इसलिए ताकि लॉन्ग टाइम तक जलता रहे और हीट की प्रोडक्शन होती रहे। तो वो एंथ्रासाइट टाइप कोल जो इसको वो बर्न करते हैं। तो वुड से एंथ्रासाइट सुपीरियर क्वालिटी कोल बनने के लिए एटलीस्ट 500 मिलियन ईयर्स हैं वो दरकार होते हैं। अब इसके बाद जब मॉडिफिकेशन हो जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं रेजरवायर। रेजरवायर या हम कह सकते हैं कि हमारे पास इसका स्टोरेज, ठीक है, रेजरवायर या स्टोरेज। पाकिस्तान में 184 बिलियन टन, ठीक है, 184 बिलियन टन रिसोर्सेज है कोल के जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो है वो मौजूद हैं। अब कोल के हमारे पास आ जाते हैं यूजेस। कोल को हम लोग जो है वो किस जगह पर यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हिस्सा है यूजेस ऑफ कोल। अगर हम लोग कोल को हीट सप्लाई करें इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और कम से कम टेम्परेचर जो है वो 500 से 1000 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसके लिए टर्म यूज की जाती है कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कर देना, या कार्बोनाइजेशन, कोल के अंदर कार्बन मौजूद होती है, उस कार्बन को एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं, इसलिए कार्बोनाइजेशन या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और उसके लिए याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन के लिए टेम्परेचर रेंज कितनी होती है, 500 से लेकर 1000 तक। जब आप इस टेम्परेचर पर इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कोल को हीट सप्लाई करेंगे, बर्न करेंगे, तो कोल आगे फर्दर 3 कंपोनेंट जो उनके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले नंबर पर उससे बनेगा कोक, जिसको आमतौर पर हम प्रिंटिंग इंक के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, फोटोकॉपी मशीन के अंदर ऐड करते हैं। इसके अलावा जो है वो इससे बन जाएगा कोल गैस, ठीक है। ये मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस है, चैप्टर 12 के अंदर जाके इसकी डिटेल पढ़ेंगे। कोल गैस जो है ये हमारे पास बन जाएगा, और इसके अलावा बन जाएगा कोल तार। कोक के अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हो सकते हैं, कोल गैस जो इसके अंदर भी डिफरेंट कंपोनेंट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं ना कोल तार की, तो इसको हम कहते हैं ये मिक्सचर्स के तौर पर एक्ट करता है। और एक आइडिया के मुताबिक कहा जाता है कि कोल तार के अंदर तकरीबन 200 मुख्तलिफ मालिक्यूल जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो कोल से हम कोक, जिसको प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कोल गैस ये अल्कोहलिक इंडस्ट्री के अंदर जो इस्तेमाल होते हैं, और कोल तार जो कि एक मिक्सचर है। इस मिक्सचर में से भी अगर कंपोनेंट को सेपरेट करना है, यानी इसमें से आप केमिकल ए, बी, सी, डी जितने भी केमिकल उन सबको अलग करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए जो है ना वो डिस्टिलेशन परफॉर्म करेंगे, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इसका नाम रखा जाएगा। डिस्टिलेशन हम कहते हैं सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर चीज़ों को अलहदा करना। यहाँ पर ए कंपोनेंट जो था, सपोज कर लिए उसका बॉइलिंग पॉइंट 20 है, बी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 90 है, सी जो इसका बॉइलिंग पॉइंट 150 है। तो इस तरह से जैसे जैसे आप हीट सप्लाई करते जाएंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले सेपरेट हो जाएगा, जिसका दूसरे नंबर पर है, जिसका तीसरे नंबर पर है, जिसका बिल्कुल एंड पर होगा तो वो हमारे पास एंड पर बाकी कंपोनेंट रह जाएगा। तो इस तरह से कोल तार जो है मिक्सचर जो था उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद, सेपरेशन ऑन बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट को अलहदा करने के बाद यूज़ किया जा सकता है। एक तो ये कंपोनेंट हासिल करने के लिए कोल को यूज़ करती हैं, दूसरा जो है वो कोल डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घरों के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये सुई गैस का जो है वो हमारे पास
इस्तेमाल होता है। लेकिन जिन जगह पर गैस मौजूद नहीं होती है, आप लोग जानते हैं अक्सर देहातों के अंदर लकड़ियाँ जलाई जाती हैं या कोल जला लिए जाते हैं। हिली एरिया जो होते हैं, पहाड़ी इलाके जो होते हैं, वहाँ पर ना तो गैस की सप्लाई होती है, सोर्स वहाँ पर मौजूद है, और ना ही जो है वो इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ मौजूद होंगी, तो वो लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर जो है कोल को इस्तेमाल करते हैं। कोल जो 184 बिलियन टन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, इस 184 बिलियन टन का 80% हिस्सा, 184 बिलियन टन का 80% हिस्सा जो है वो ब्रिक क्लीन के अंदर इस्तेमाल होता है। ईंटों वाले जो भट्ठे होते हैं उनके अंदर ईंटों को पकाने के लिए, कच्ची ईंटों से पक्की ईंटें बनाने के लिए जो है ब्रिक क्लीन के अंदर 80% का कोल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन पुराने वक्तों की बात है, आजकल तो जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो रिसोर्स के तौर पर जलाने के लिए इस्तेमाल कर ली जाती है। तो 80% ओल्ड टाइम के अंदर, और अब भी बहुत सारी जगह पर 80% कोल जो था उसको ब्रिक क्लीनिंग इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम कोल के यूज़ की बात करते हैं तो कोल थर्मल पावर प्लांट्स, यानी ऐसे बिजली घर जहां पर कोयले को या किसी भी फ्यूल को जला के बिजली बनाई जाती है, उनको नाम देते हैं थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट जो हैं उनके अंदर भी कोल जो है उसको बर्न करके हमारे पास जो है वो बिजली, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो ये चंद एक हमारे पास इसके यूजेस आ जाते हैं कि कोल को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है वो कोल को हम कहते हैं कि डिफरेंट अथॉरिटीज़, जैसे कि NWFP पंजाब गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट KPK और सिंध बलूचिस्तान, ये गवर्नमेंट भी जो है डिफरेंट कंपनीज को इंसेंटिव देती है, कर्जे देती है कि वो जो है इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की प्रोडक्शन करें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो कोल के बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं और अब फोकस किया जा रहा है कि इन रिसोर्सेज के ज़रिए से, थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो शॉर्टेज है उसको ओवरकम। चलिए नेक्स्ट हिस्सा है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के लिए जनरली हम लोग पाकिस्तान के अंदर टर्म यूज़ करते हैं सुई गैस, बिकॉज सुई एक एरिया है बलूचिस्तान का, उस एरिया से ये गैस जो है वो हम लोग हासिल करते हैं, इसलिए सुई इलाके की वजह से इस गैस का नाम जो है सुई गैस भी रख दिया जाता है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी, ये मोस्टली वर्ड जो है वो सुनते हैं। तो नेचुरल गैस या सुई गैस जो है, अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं, फॉर्मेशन अभी हमने पढ़ा था कि बनते ये भी फॉसल फ्यूल से, लेकिन फॉसल फ्यूल से अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसके अंदर मोस्टली 2 गैसेज जो हैं मौजूद होती हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। 2 गैसेज, एक मीथेन, मीथेन जो है नेचुरली इसके अंदर मौजूद होती है, यानी प्लांट और एनिमल जब डीकम्पोज होते हैं तो कोल के साथ साथ मीथेन गैस के अंदर भी कन्वर्ट होते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जब हम लोगों के घरों में गैस आती है तो उसके अंदर इथीन गैस जो है वो भी मिक्स कर दी जाती है, इसलिए क्योंकि मीथेन गैस और इथीन गैस दोनों ही कंबस्टिबल हैं, यानी बर्नेबल हैं, दोनों ही जल सकती हैं। मीथेन गैस जो है वो कलरलेस होती है, ये गैस कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है। अगर लीकेज हो रहा है तो उसका रंग तो है नहीं कि हमें नजर आए, और ऑर्डर बदबू भी नहीं है कि हमें नजर आ सके, इसलिए फिर इथीन गैस ऐड कर दी जाती है जिसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑडोर होती है,
और मोस्टली गार्लिक लाइक एडोर, लहसुन की तरह की स्मेल होती है और लीकेज होगा तो दोनों गैसेस ही लीक होकर बाहर आ रही होंगी। और इथीन गैस की स्पेसिफिक अडोर, गार्लिक अडोर से हम लोगों को पता चल जाएगा कि गैस का लीकेज हो रहा है। और ये दोनों गैसेज जो हैं क्योंकि कंबस्टिबल हैं, जलाने के लिए हमने सुई गैस को, नेचुरल गैस को इस्तेमाल करना था तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं इसके यूजेस। ठीक है, इसको भी हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डोमेस्टिक घरेलू फ्यूल ईंधन, जलाने के लिए हम इसको घरों के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं। और इंडस्ट्रियल फ्यूल के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो सुई गैस को बर्न करके जो मशीनरी वर्क करती है। और जर्नल से अगर हम एग्जांपल बात करते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है इसके अंदर भी इसको गैस को इस्तेमाल किया जाता है। किस फॉर्म में? CNG की फॉर्म में। CNG स्टैंड करता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या LNG की फॉर्म में लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ठीक है, या घरों में जो हम इसको डोमेस्टिक फ्यूल कहते हैं तो वहाँ पर इसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है LPG सिलेंडर, लिक्विफाइड प्रेशर गैस। ठीक है, तो डोमेस्टिक फ्यूल में LPG के तौर पर सुई गैस, नेचुरल गैस को इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रियल फ्यूल में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में CNG, LNG के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की बात की जाती है तो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, इवन के फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर, और भी बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर इसको जब वो डोमेस्टिक फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और थर्मल पावर पॉइंट जो होते हैं, प्लांट जो होते हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स जो हैं, बिजली का जहाँ पर कोयले को, गैस को, लकड़ी को जला के जो है वो बिजली बनाई जाती है, तो थर्मल पावर प्लांट्स के अंदर भी ये फ्यूल के तौर पर जो इसको यूज़ किया जाता है। ये हमारा टॉपिक था जो कि नेचुरल गैस और कोल के मुतल्लिक था। अगर इसमें कोई अबहाम हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो आप जो है वो लिंक में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुक्रिया।